सामान्य ज्ञान के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे इतिहास, प्राचीन इतिहास। ठीक, तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि इतिहास के कितने भाग हो सकते हैं। ठीक है, कितने काल हो सकते हैं। तो पहला प्रागैतिहासिक है ना, प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक, फिर आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, फिर हो गया ऐतिहासिक। ठीक है, ऐतिहासिक। अब प्रागैतिहासिक, इस काल से क्या मतलब है? प्रागैतिहासिक काल में जिसके इतिहास लेखन में हम पूर्ण रूप से पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर हैं। मतलब प्रागैतिहासिक वो काल है, उस काल का इतिहास है, मतलब कि जिसके लेखन में हम पूर्णतः किस पर निर्भर है? पुरातात्विक साक्ष्यों पर, पुरातात्विक साक्ष्यों पर। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्यों पर मतलब जो भी हमने कुछ लिखा वो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही लिखा। ठीक है, अगर हमने लिखा कि प्रागैतिहासिक काल में मानव को अग्नि का ज्ञान था लेकिन वो प्रयोग करना नहीं जानते थे, ठीक, तो हमने किसी साहित्य के आधार पर नहीं लिखा, बल्कि जो भी हमने उनकी साक्ष्य मिले हमको और उससे हमें गतिविधियां समझ में आई, उसी आधार पर हमने या हमारे विद्वानों ने निष्कर्ष निकाला कि ऐसा था। ठीक है, मतलब ये काल का पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों से इतिहास लेखन हुआ। ठीक है, इसके अंतर्गत हमारा कौन जो पाषाण काल जिसको हम कह सकते हैं, पाषाण काल इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, जिसको हम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल व नव पाषाण काल के अंतर्गत विभाजित करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है कौन सा? आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक, यहां पर भी हम इतिहास लेखन में पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर है, पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर है। लेकिन अगर ऐसा है तो हमने इसको आद्य ऐतिहासिक क्यों कहा? इसलिए कहा कि यहां पर लेखन कला का ज्ञान था, मानव को लेखन कला का ज्ञान हो गया था और उसने कुछ लिखा, लिखित चीजें पाई गई, लिखित साक्ष्य मिले, लेकिन वो पढ़ी नहीं जा सकी, अर्थात इतिहास लेखन में उसका कोई प्रयोग नहीं हुआ। इतिहास लेखन में कोई प्रयोग नहीं हुआ। इस काल को हम इसके अंतर्गत हम कौन से काल रखेंगे? इसके अंतर्गत हम रखेंगे आद्य ऐतिहासिक में, इसके अंतर्गत हम रखेंगे सिंधु काल, है ना, सिंधु सभ्यता का जो काल था उसको रखेंगे। और कौन को रखेंगे? वैदिक काल, वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल को भी इसी के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि हम शुद्ध साहित्य पर ही इतिहास लेखन कर सके, है ना, शुद्ध साहित्य पर ही हम इतिहास लेखन कर सके हैं। और बाकी सिंधु काल में तो आप पता ही है कि सिंधु सभ्यता में जो वैदिक काल से क्या मतलब है? 1500 से 1000, ये ऋग वैदिक हो गया। ठीक है, ऋग वैदिक काल, और 1000 से 600 ये क्या हो गया? उत्तर वैदिक काल। ठीक है, पूरे हम इस पूरे ऋग्वैदिक काल को हम
क्या कह सकते हैं? हाँ, हम अभी वैदिक काल की बात कर रहे हैं। 1500 से 1000 ऋग्वैदिक काल और 1000 से 600 उत्तर वैदिक काल। तो अगर हम वैदिक काल कहें तो किसको कहेंगे? 1500 से 600 ना, 1500 से 600 को हम वैदिक काल कहेंगे। ठीक। और सिंधु काल किसको कहेंगे? सिंधु सभ्यता का काल, सिंधु सभ्यता। हाँ, जो भी हमारे कार्बन डेटिंग से ज्ञात हुई है सिंधु सभ्यता, लगभग विभिन्न विद्वानों का मत को ध्यान में रखते हुए अगर हम सामान्यतः निष्कर्ष निकाले तो 2500 से 1500 ईसा पूर्व का काल क्या है? 2500 से 1500 ये सिंधु सभ्यता का काल है, सिंधु सभ्यता का काल है। ठीक, 2500 से 1500। ठीक। अब हम मोटे मोटे तौर पर अगर हम इसके पीछे जाते हैं तो कहां से? 4000 ईसा पूर्व और इसके पहले किसके अंतर्गत आएगा? ये सिंधु के पहले सब नवपाषाण काल में ही आ जाएंगे, लेकिन अब इसमें भी विभाजन में विद्वान बहुत मतभेद है। 2500 से पहले भी कह सकते हो कि सब नवपाषाण काल में, लेकिन 400 से पहले 8000 या 10,000 तक कही गई है, ये नवपाषाण के अंतर्गत आता है। खैर, हम अभी उतने सूक्ष्मता में नहीं जाते हैं, हम केवल अभी जीके पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक हो गया, ऐतिहासिक किसको कहेंगे? ऐतिहासिक काल। इस काल के इतिहास लेखन में किसका प्रयोग किया गया? साहित्य का भी प्रयोग किया गया, लिखित साहित्य। और किसका प्रयोग किया गया? पुरातात्विक साहित्य का भी प्रयोग किया गया, पुरातात्विक साक्ष्यों का भी प्रयोग किया गया। ठीक, पुरातात्विक साक्ष्यों का मतलब यहाँ लिखित साहित्य भी पाए भी गए और उनका इतिहास लेखन में प्रयोग भी किया गया साक्ष्य के रूप में। तो ये क्या हो गए? ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आ गए। ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि इतिहास लेखन के स्रोत क्या हो सकते हैं। इतिहास लेखन के स्रोत, इतिहास लेखन, भाई इतिहास क्या है? इतिहास का मतलब ही होता है कि ऐसा ही हुआ था, है ना? ऐसा नहीं कि हम किसी भी गल्प को, किसी भी कहानी को हम इतिहास मान लेते हैं। इतिहास बाकायदे साक्ष्य के साथ लिखा जाता है, उसे ही हम इतिहास कहते हैं। इतिहास बाकायदा विद्वानों द्वारा लेखन किया जाता है। ठीक है, तो निश्चित है फिर उसके कुछ स्रोत होंगे, मतलब किन आधारों पर इतिहास लिखा जाएगा, तो उसी को कहते हैं हम इतिहास लेखन के स्रोत। इतिहास लेखन के स्रोत मतलब कि इतिहास किसकी सहायता से लिखे जाते हैं। ठीक, तो पहला क्या हो गया? पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य। भाई हमने कुछ कल्पना करी, कुछ वो बनाया, आइडिया बनाया, तो किसी न किसी आधारों पर ना। ठीक, जैसे हमने कहा कि सिंधु घाटी के लोग लौकिक थे, ऐसा नहीं कि पूजा नहीं करते थे, लेकिन उनकी लौकिकता की तरफ झुकाव अधिक था। मतलब वो आध्यात्मिक नहीं थे,
तो हमने क्यों कहा, हमने देखा कि वहां पर किसी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि वो लौकिकता में विश्वास करते थे, है ना। तो कुल मिलाकर के हमने इतिहास में जब ये बातें लिखी तो साक्ष्य कहां से लाया, पुरातात्विक साक्ष्य, ठीक है। फिर इसके बाद और साक्ष्य क्या होते हैं, साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य होता है, साहित्यिक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य, है ना। अब जैसे हमें मौर्य काल के इतिहास लेखन करना हो, मौर्य काल का, तो हमने वो अशोक के जो अभिलेखों का सहारा लिया। मौर्य काल का जब इतिहास लेखन करने लगे तो किसका सहारा लिए, एक तो अभिलेखों का लिए, लेकिन उसके साथ साथ बौद्ध ग्रंथों का सहारा लिए, बौद्ध ग्रंथों का, और अन्य ग्रंथों का भी सहारा लिए, अन्य ग्रंथों का। तो यहां पर पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ किसका प्रयोग हुआ, साहित्यिक साक्ष्य का भी, ठीक है, साहित्यिक साक्ष्य का भी। तो ये क्या हुआ, इतिहास लेखन का साहित्यिक साक्ष्य हुआ, ठीक। तो इतिहास लेखन के साहित्यिक साक्ष्य भी होते हैं। इसके बाद और क्या हो सकते हैं इतिहास लेखन के साक्ष्य, इतिहास लेखन के साक्ष्य और क्या हो सकते हैं, विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण, विवरण। जैसे अब चंद्रगुप्त समय के इतिहास की बात हम करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इनके समय का जब हमने इतिहास, हम प्राचीनता की बात करते हैं जहां से विदेशी यात्रियों के विवरण का प्रयोग होने लगा, तो यहां पर आप देखेंगे कि मेगास्थनीज, मेगास्थनीज कौन था, मतलब एक विदेशी यात्री था ना, विदेशी यात्री था। तो इसकी पुस्तक का क्या नाम था, इंडिका। हालांकि इंडिका मूल रूप में नहीं मिली, लेकिन इसके उद्धरणों में अन्य यूनानी लेखकों ने जगह जगह वर्णन किया है इसके उद्धरणों का। इससे स्पष्ट है कि उन्होंने लिखा है, साक्ष्य दिया है कि इंडिका में ऐसा है। तो हमने कितना बहुत कुछ इंडिका के साक्ष्य से लिखा ना, इंडिका के या अन्य ढेर सारे अन्य यात्रियों के विवरण के द्वारा भी लिखा। जैसे इंडिका में लिखा गया कि भारत में 7 जातियां पाई जाती थी, है ना, हेराक्लीज, कृष्ण को हेराक्लीज कहा, वगैरह वगैरह जो भी है। तो कहने का मतलब ये कि विदेशी यात्रियों के विवरण भी एक इतिहास लेखन में साक्ष्य है, ठीक। अब आगे हम बढ़ते हैं कि कुछ अभिलेख, शिलालेख जो ऐतिहासिक लेखन के लिए साक्ष्य के रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं, किए गए, वो कौन से हैं। पहले तो साहित्यिक में आप समझ लीजिए कि साहित्यिक साक्ष्य में किसको हम गिन सकते हैं, साहित्यिक साक्ष्य, है ना। अब आप इसमें देखिए, अगर हम प्राचीन की बात करेंगे तो पुराण है, पुराण, वेद पुराण, और क्या है, इधर धार्मिक ग्रंथ हैं, है ना, पुराण है, धार्मिक ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, और भी जैसे बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, ये सब है ना। और हाँ, ये सब ग्रंथ के अंतर्गत ही आएंगे। और इसके बाद उत्तर वैदिक काल के जो वेद पुराण है, जो भी, तो मतलब ये सारे ग्रंथों का, रामायण, महाभारत, ये सब भी क्या है, साहित्यिक स्रोत हैं, ठीक। हम लिख सकते हैं रामायण, महाभारत, ये सब क्या है, साहित्यिक स्रोत है। फिर इसके बाद कौन से स्रोत आते हैं, साहित्यिक के बाद पुरातात्विक, पुरातात्विक। अब हम कुछ पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से पुरातात्विक साक्ष्य हैं जो इतिहास लेखन में सहायता करते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य,
पुरातात्विक साक्ष्य में क्या क्या है? जैसे कुछ अभिलेख हैं, अभिलेख शिलालेख, प्रमुख प्रमुख अभिलेख शिलालेख, शिलालेख, ठीक। इसमें नंबर 1 है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति ये किसके द्वारा लिखवाया गया था? हाँ, हरिशेन द्वारा लिखा गया था। और किसके समय का है? संबंधित शासक कौन है? समुद्रगुप्त, है ना, समुद्रगुप्त। ये प्रयाग प्रशस्ति हो गया। फिर हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, ये किससे संबंधित है? खारवेल से, ठीक है। किसी के द्वारा पता चलता है खारवेल के बारे में, है ना। खारवेल नामक शासक के बारे में यहां से जानकारी मिलती है। फिर इसके बाद है नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख, इससे संबंधित कौन है? गौतमी बलश्री, गौतमी बालश्री, ठीक, गौतमी बालश्री, ये नासिक अभिलेख से संबंधित है। फिर इसके बाद है गिरनार या जूनागढ़ शिलालेख। गिरनार या जूनागढ़ शिलालेख, किसके बारे में जानकारी मिलती है? ये रुद्रदामन का है। किसका है? शक शासक रुद्रदामन। इसी से पता चलता है सुदर्शन झील, है ना। सुदर्शन झील का निर्माण में चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और स्वयं रुद्रदामन, इन सभी का योगदान रहा। इसी से भी पता चलता है कि अशोक का शासन यहां तक था, ठीक ना। फिर गिरनार के बाद भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी स्तंभ लेख ये किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त, है ना, स्कंदगुप्त। भीतरी स्तंभ लेख किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त, ठीक। फिर देवपाड़ा अभिलेख, विजयसेन। देवपाड़ा अभिलेख किससे संबंधित है? विजयसेन, है ना, विजयसेन। फिर ऐहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय, आपको पता ही है। ऐहोल अभिलेख ये है पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय, ठीक, पुलकेशिन द्वितीय। और मंदसौर अभिलेख, यशोधर्मन। मंदसौर अभिलेख, यशोधर्मन, यशोधर्मन, मंदसौर अभिलेख, यशोधर्मन। और एरण अभिलेख, भानुगुप्त। एरण अभिलेख किसके समय का है? शासक भानुगुप्त। एरण अभिलेख का नाम और किस लिए बहुत चर्चा में होता है? हाँ, सती होने का सर्वाधिक प्राचीन, सती होने का सर्वाधिक प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य, इसको ध्यान दीजिए। अभिलेखीय साक्ष्य है, साहित्यिक साक्ष्य तो इसके पहले ही मिल जाएंगे आपको स्वयं महाभारत में मिल जाएगा, तमाम कई ग्रंथों में ऐसा मिल जाएगा साहित्यिक साक्ष्य। लेकिन जो अभिलेखीय साक्ष्य है उसमें एरण अभिलेख में ही मिलेगा, जिसमें
गोपराज की पत्नी का सती होने का साक्ष्य है ना। तो ये मतलब एरण अभिलेख भानुगुप्त, इसमें सती होने का सर्वाधिक प्राचीन अभिलेखी साक्ष्य है। तो ये तो हो गया कुछ हमारे अभिलेख और उनसे संबंधित शासक, जैसे एरण हो गया, फिर मेहरौली अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय, मेहरौली अभिलेख, ये कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय है ना। चंद्रगुप्त कब का है? गुप्त काल का, चंद्रगुप्त द्वितीय, मेहरौली अभिलेख। फिर ग्वालियर प्रशस्ति किससे संबंधित है? भोज परमार, ग्वालियर प्रशस्ति, ग्वालियर प्रशस्ति, भोज परमार, ये तो हो गया आपका कहाँ का? ये शिलालेख और संबंधित शासक। ठीक, अब हम आगे, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि इतिहास क्या है, और मतलब इतिहास और उसके भाग और साक्ष्य।